नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस नए वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। क्लासिकल स्टोरी है। यूनिट 3.2 का टाइटल द फॉल ऑफ ट्रॉय। चूंकि ये एक बड़ा चैप्टर है इसलिए उसके दो पार्ट्स किए हुए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उसका पार्ट 1। बच्चों, ये वीडियो आप बीएमसी उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। यूनिट 3.2 का द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1। मैं अंसारी राशिद अख्तर। चैप्टर की शुरुआत इसके जरिए से वार्मिंग अप एक्टिविटीज में हम लेने वाले हैं चिट चैट सेक्शन। चिट चैट में हम जानते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमें हर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू नो स्टोरीज फ्रॉम एनी एपिक्स और माइथोलॉजिकल पोएम्स। ना, डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम एनी एपिक्स और माइथोलॉजिकल पोएम। एपिक्स एंड माइथोलॉजी, बच्चों ये दो टर्म्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एपिक्स जो होती हैं वो जिसे हम रज़्मिया नज़्में कहते हैं, जिसमें किसी राजा और उसकी बहादुरी के वाक़यात को तफसील के साथ बयान किया जाता है। और माइथोलॉजिकल यानी जिसे हम देवमालाई कहानियाँ कहते हैं, जो हकीकत में पता नहीं किसी ने लिखी या नहीं लिखी, लेकिन वो बातें नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रही। तो ऐसी स्टोरीज के बारे में आप किसी स्टोरी के बारे में जानते हैं तो बच्चों, इंडिया में रहते हुए हम हमारे इंडिया में जो हमारे हिंदू मजहब के लोग हैं, जो रामायण और महाभारत ये जो किताबें हैं उसमें जो वाकयात हैं वो माइथोलॉजिकल ही कहलाते हैं। नाउ हु इज योर फेवरेट मैथोलॉजिकल कैरेक्टर। तो अगर हम ऐसी किसी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में से कैरेक्टर से लेना चाहें तो हम कह सकते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अलिफ लैला की जो दास्तान है वो भी मैथोलॉजिकल है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सिंदबाद जहाजी इज माय फेवरेट कैरेक्टर। या अली बाबा 40 चोर की जो स्टोरी है उसमें अली बाबा इज माय फेवरेट कैरेक्टर। इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं उसके हम कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। नहीं, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दैट कैरेक्टर। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अली बाबा के बारे में कहें तो उनका कैरेक्टर हमें क्यों पसंद है, बिकॉज ऑफ हिज सिंपलिसिटी ना। उनके यहाँ पर कोई धोखा बनावट चीटिंग नहीं है, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए। इसी तरह आगे है कि हु इज योर फेवरेट वॉरियर। अगर हम चूंकि ये जो एपिक्स होते हैं उसमें किसी जंग के बारे में वाकयात नज्म की शक्ल में बताए जाते हैं, तो हु इज योर फेवरेट वॉरियर, आपका फेवरेट वॉरियर कौन है। तो वॉरियर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें ऐसे किंग्स के नाम, जैसे फॉर एग्जांपल शिवाजी। शिवाजी उनकी पूरी जिंदगी जो है तो अ, जंग के हालात में ही गुजरी, तो वो ही कैन बी योर फेवरेट वॉरियर। If you could visit a place in the ancient world or the mythological world, which place would you choose? है ना। अब जो मैथोलॉजिकल वर्ड्स में जिन जगहों का तस्करा होता है, जिन वाकयात का तस्करा होता है, अगर आपको मौका मिले कि ऐसी किसी जगह पर जाने का, तो आप किस जगह पर जाना चाहेंगे। तो आप कह सकते हैं किसी फोर्ट का नाम या किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस का नाम जहाँ पर कोई बड़ा वाकया हुआ हो, है ना। लाइक हम कह सकते हैं कि हम रायगढ़ का जो किला है वहां पर जाना चाहेंगे क्योंकि वो शिवाजी की पैदाइश से मुतालिक है ना। इस तरह की जगहों पर हम जा सकते हैं। नाउ विच इवेंट वुड यू लाइक टू सी। किस वाकये को आप अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। तो ये पर्सनल क्वेश्चन से हैं जहाँ पर हर स्टूडेंट का जवाब अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सी शिवाजी किलिंग अफजल खान, ये वाला सीन हो सकता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आई वुड लाइक टू सी भगत सिंह थ्रोइंग बॉम्ब्स इन द कोर्ट, ये भी सीन हो सकता है। या आप कह सकते हैं कि आई वुड लाइक टू सी गांधी जी डूइंग डांडी यात्रा,
है ना। ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो हम यहाँ पर रिफर कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे असली चैप्टर पर, जिसका टाइटल है द फॉल ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय, सबसे पहले ये चीज समझ ले, ट्रॉय ये एक शहर का नाम है, और फॉल कहते हैं गिरावट को। गिरावट का मतलब यहाँ पर होता है बर्बादी या जवाल हो जाना। किसी भी शहर या हुकूमत का जवाल का मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो राजा है, वहाँ की जो अ, अवाम है, वो किसी जंग में या किसी मुकाबले में अपने दुश्मनों से हार गए हैं, जिसकी वजह से उनका शहर बर्बाद हो गया है। यहाँ पर स्टोरी है द फॉल ऑफ ट्रॉय, एक बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल मैथोलॉजिकल ये स्टोरी है, जिसमें बहुत सारे हीरोज और बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम यहाँ पर आता है, जो उन जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया और उनके नाम इस कहानी के साथ अमर हो गए हैं। शुरुआत करते हैं। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इलियड, इलियड ये बुक का नाम है, जिस बुक में ट्रॉय की स्टोरी, द फॉल ऑफ ट्रॉय ली हुई है। तो ये एक्चुअल में स्टोरी किसकी है, इलियम की या ट्रॉय की है ना। ट्रॉय का दूसरा नाम इलियम है। अब ट्रॉय एक्चुअल में है क्या, इट इज अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर। जैसा कि मैप में हमें नजर आ रहा है, एशिया माइनर और उसके लेफ्ट में ग्रीस, उसके बाद एजियन सी, ब्लैक सी, और नीचे की तरफ मेडिटेरियन सी। इस तरह ये नक्शा है वहां का, जिसमें ट्रॉय बिल्कुल एक एजियन सी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, है ना। उसका जिस तरह से लोकेशन है उसके हिसाब से कॉमर्स और एग्रीकल्चर दोनों के लिए वो अच्छा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये जो स्टोरी है, चूंकि ये अ, पुराने जमाने की स्टोरी है, तो उस जमाने में हवाई जहाज, ट्रेनें, मशीन वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से कॉमर्स यानी जो तिजारत का कारोबार हुआ करता था, उसका अहम जरिया समुंदरी रास्ते हुआ करते थे। अब चूंकि ट्रॉय बिल्कुल समुंदर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए वहां पर कॉमर्स यानी तिजारत के लिए बहुत अच्छे और साजगार पे एग्रीकल्चर यानी ज़राअत भी अच्छी होती थी। अब उसके कुछ और महलो वकू और उसके सिचुएशन बता रहे हैं कि इन फ्रंट ऑफ द सिटी वाज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्राई कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन। क्योंकि कॉमर्स की बात चल रही थी, तो उसी के बारे में है कि शहर के सामने ही बड़ा समुंदर था, जिस पर ट्रॉय के जहाज सेल्ड होते थे, यानी उस जहाज चला करते थे, और उन जहाजों में गुड्स एंड ग्रेन्स ना, गुड्स कहते हैं सामान, और ग्रेन यानी अनाज। तो उन जहाजों के जरिए से अनाज और सामान की तिजारत हुआ करती थी। At the back rose the high peaks of Mount Ida, from which flowed many rivers and streams। है ना, चूंकि एग्रीकल्चर की यहाँ पर शुरू में बात हुई, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, ऐसा पानी जो समुंदर का ना हो, किसी नदी, नहर या चश्मे का पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी के बारे में है कि एट द बैक, ट्रॉय के बैक साइड में, आगे की तरफ तो समुंदर है, बैक साइड में माउंट ईडा है, ईडा के पहाड़ हैं, जिसमें से विच फ्लोट मेनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, बहुत से नदियां और उसमें से झरने निकल रहे होते हैं। द वैलीज अमंग द हिल्स वर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on a rich grass of the meadows, while sheep fed on the slopes of the hills। देखिए वहां की मंजर कशी दे रहे हैं कि चूंकि वहां पर उन पहाड़ों से बहुत सी नदियां निकल रही थी, तो द वैलीज अमंग द हिल्स वर वेल वाटर्ड,
जो पहाड़ की वादियां थी, जो नीचे का हिस्सा था, दे वर वेल वाटर्ड, वहां वाफर मिकदार में, काफी मिकदार में पानी था, जिसकी वजह से इट वाज फर्टाइल, वो बहुत फर्टाइल थी, जरखेज जमीन थी। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स, और वहां पर कॉर्न, कॉर्न कहते हैं मकई को, कि मकई की फसल वहां पर हुआ करती थी। और उसके साथ बता रहे कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास, ना कैटल जो जितने उनके मवेशी हुआ करते थे, वो घास चरा करते थे ऑफ द मीडोज, है ना, जो वहां पर घास के मैदान थे, उस मैदान से वो घास चर लिया करते थे। वाइल शीप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल, शीप यानी जो भेड़ और बकरियां हुआ करती थी, वो पहाड़ की ढलान पर जो छोटे छोटे पौधे और घास उगी होती थी, वो उनके जरिए से अपनी गिजा हासिल करते थे। तो बहुत ही अहमियत का हामिल ये शहर था ट्रॉय, जिसके बारे में ये स्टोरी हो रही है। देख, यहाँ पर आगे और बता रहे हैं, राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। राउंड देयर सिटी ना, यानी शहर के अतराफ में, द ट्रोजन्स, ट्रोजन्स द पीपल ऑफ ट्रॉय, जिस तरह हम इंडिया में रहते हैं तो वी आर कॉल्ड इंडियंस, ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन्स, राइट। तो ट्रोजन्स हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल, उन लोगों ने अपने शहर के अतराफ में मजबूत दीवार तामीर कर रखी थी, सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी, कि समुंदर की तरफ से अगर कोई दुश्मन हमला आवर होता है, तो दैट एनिमी शुड नॉट अटैक, वो उस पर अटैक ना कर सके। द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट, वो दीवार इतनी, उसकी जो चौड़ाई थी वो इतनी ज्यादा थी कि पीपल शुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट, यानी बहुत ज्यादा चौड़ाई वाली दीवार उन्होंने बनाई थी, जिस पर लोग चल फिर सकते थे, उस पर बैठ सकते थे। द ग्रेट गेट्स स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड ना। अब उन बड़ी बड़ी दीवारों के दरमियान बहुत बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, जो हमेशा खुले रहा करते थे, और ट्रॉय के जो लोग हैं, दे कुड गो टू द सी शोर, वो साहिल पर जाया करते थे, एंड कम इन एज दे प्लीज्ड, और फिर जब उन्हें प्लीज, प्लीज यानी जब उनका मन होता, वो वापस भी आ जाया करते थे। बहुत ही खुशहाल था, आवाम खुशहाल थी। But in time of war, the gates would be closed, and then the city was like a strong fortress, quite safe from all attack, protected by the walls surrounding it as well as by the hills behind. जैसा कि अभी उसके नक्शे के मुतालिक हमने पढ़ा कि आगे की तरफ समुंदर है और पीछे की तरफ पहाड़ है, और समुंदर वाले इलाके पर उन्होंने एक बहुत ही बड़ी दीवार बना रखी हुई है। तो उसको बता रहे हैं कि इन द टाइम ऑफ वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज, कि इन दीवारों के दरमियान जो गेट लगे हुए हैं, अगर किसी वॉर यानी जंग का टाइम होता तो उसे बंद कर दिया जाता। उस बंद करने की वजह से क्या होता, द सिटी वॉज लाइक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस, शहर जो है वो एक फोर्ट्रेस बन जाता, एक किले के जैसा हो जाता था, क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक्स, है ना। जिस तरह फोर्ट होता है कि फोर्ट को इस तरह बनाया जाता है कि दुश्मन उसके अंदर आकर अ, अंदर दाखिल नहीं हो सकते, है ना, उसके बाहर ही जंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह इन दीवारों के गेट बंद होने के बाद ट्रॉय का जो शहर है वो बिल्कुल एक किले की तरह हो जाता था, कि जिसमें दुश्मन अंदर नहीं आ सकता था, और वहां के लोग सेफ रहा करते थे। The Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldiers. ना इस तरह दो तरह की उसकी स्ट्रेंथ थी, कि पहला, एक तो उसके जो दीवार बनाई हुई थी वो बहुत स्ट्रांग थी, दूसरा उसके जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत बहादुर थे, ब्रेव सोल्जर्स थे, जो अपने शहर की हिफाजत के लिए उसकी हमेशा हिफाजत करते थे, उसको डिफेंड करते थे। तो बात हमें समझ में आ जाती है ट्रॉय के बारे में। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, अब वो यहां से स्टोरी शुरू होती है।
स्टोरी की शुरुआत क्या हुई कि ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ ग्रीस, शुरू में हमने नक्शे में देखा, आप अगर आपको याद ना हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि जो ग्रीस के जितने भी राजा और वहां के जो हीरोज थे, जो ब्रेव सोल्जर्स थे, दे हैड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रोजन्स। उन लोगों ने ट्रॉय पर ट्रोजन्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उसकी वजह क्या थी? बिकॉज पेरिस, पेरिस जो ट्रॉय का प्रिंस है, ट्रॉय के राजा का बेटा है, हैड परसुएडेड हेलन, वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनेलस, टू इलोप विथ हिम। ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय। अब देखिए यहां पर क्या वाकया हुआ कि ट्रॉय का जो राजा है उसका बेटा जो है पेरिस, उसने हेलन नाम की जो लड़की है, जो कि ग्रीक किंग की वाइफ थी, उसे उसने अपने साथ, वो उसे भगा कर ले आया था, है ना। यानी किसी मौके पर वो ग्रीस गया था, वहां पर उसकी मुलाकात हेलन से हुई, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस तरह पेरिस ने हेलन को अपने साथ भगा कर लेकर आ गया। अब जब किसी राजा की वाइफ इस तरह से दूसरे शख्स के साथ चली गई है, तो ये उनके लिए बहुत बेइज्जती की बात थी। इसीलिए जो ग्रीस है, अच्छा यहाँ पर बच्चों दो वर्ड्स आ रहे हैं, ग्रीस एंड ग्रीक। तो ग्रीक ये एडजेक्टिव है, ये एक्चुअल में वहां के लोगों को कहा जाता है। ग्रीस मुल्क का नाम है, वहां के लोगों को ग्रीक कहा जाता है, ये उसका एडजेक्टिव है। जिस तरह इंडिया, इंडियंस, ट्रॉय, ट्रोजन्स, ग्रीस, ग्रीक। ओके। तो ग्रीक किंग, यानी जो ग्रीस का किंग था मेनेलस, उसकी वाइफ के साथ जब इस तरह वाकया हुआ, इसी वजह से उन लोगों ने ट्रॉय पर, ट्रॉय शहर पर जंग करके हमला, उस पर हमला बोल दिया था। द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मिलेनिस। दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी। अब यहां पर असल वाक्य आ रहा है, द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज। जितने ग्रीक्स थे वो अपने इस राजा के साथ हुए वाक्य का बदला लेना चाहते थे। द रॉन्ग डन टू मिनेलस, ना मिनेलस के साथ जो गलत वाक्य हुआ था कि उसकी वाइफ को इस तरह से वो अपने प्यार में फंसा कर लेकर चला गया था, इस वाक्य को उसका बदला लेने के लिए दे सेल्ड टू ट्रॉय, वो लोग अपने जहाज लेकर ट्रॉय पर आ गए, एंड लेड सीज टू द सिटी, और उस शहर के ऊपर उन्होंने सीज कर लिया। सीज कहते हैं मतलब महासरा करना, उसको घेर लिया कि अब यहाँ पर जंग होगी। इस तरह के वहां पर जब महासरा हो गया, जंग के माहौल तैयार हो गए। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझ में आया शुरुआत कहां से हो रही है कि पेरिस जो प्रिंस ऑफ ट्रॉय है, उसने हेलन नाम की खातून को, जो कि किसी और राजा की बीवी थी, उससे प्यार में वो उसे अपने साथ लेकर आ गया था। The Trojans too fought hard and siege continued for 10 long years. देखिए यहां पर अब जंग की शुरुआत हुई। जंग की शुरुआत हुई तो किस तरह से? द ट्रोजन्स टू fought hard and siege continue for 10 long years. ट्रोजन्स ने मेरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, और इस तरह ये जो महासरा यानी जो जंग चल रही थी वो 10 साल तक जारी रही ना। देखिए 10 साल तक रोजाना जंग हो रही है। अच्छा, ये जो जंग है, एक चीज आपको मैं यहाँ पर बता दूं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि टीवी पर या फिल्मों में जब कहानियां, राजा महाराजा की कहानियां होती हैं, तो उसमें हमें जंग का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें दोनों तरफ की जो सिपाही होते हैं, वो अपने घोड़े, तलवारों, भाले वगैरह के साथ जो मुखालिफ पार्टी है, जो मुखालिफ राजा है, उसके साथ हमें जंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन असल में जंग इस तरह नहीं होती है। जंग किस तरह होती है कि दोनों तरफ से एक एक बहादुर शख्स पहले आगे आते हैं, वो आपस में लड़ते हैं,
और फिर उनके बाद दूसरे आते हैं, तीसरे आते हैं। इस तरह दोनों तरफ से एक एक करके फौजी सिपाही जो होते हैं, सोल्जर्स, वो एक एक का मुकाबला एक एक से चल रहा होता है। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट याद रखेंगे। जंग का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल तक दोनों तरफ के फौजी लड़ रहे थे और पूरा मैदान में जंग हो रही थी। नहीं, वो जंग कब होती है? लास्ट में होती है, कि जब कोई एक बहादुर सिपाही लड़ने के लिए नहीं होता, इसलिए फिर सारे लोग एक साथ ग्रुप की शक्ल में जंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जंग की शुरुआत किस तरह होती है कि दोनों दोनों फौजों में से एक एक फौजी आगे आता है। तो इस तरह 10 साल मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे, लड़ रहे थे। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड। On the one hand, Greeks could not take the city, and on the other hand, Trojans could not force them to sail away. है ना? जंग किस तरह से हुई? द फाइटिंग वेंट ऑन। वेंट ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कि जंग रोजाना होती रही, लड़ाई रोजाना होती रही। बट द सीज डिड नॉट एंड, ये महासरा और जंग खत्म नहीं हुई। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, है ना, देखिए जब हम दो वाकया बताना हो तो इस तरह का ये फ्रेज यूज करते हैं, ऑन द वन हैंड। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, कि जो ग्रीक्स हमला करने आए थे वो लोग शहर पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे, दूसरी तरफ ट्रोजन्स भी मुकाबला तो बराबर से कर रहे थे, लेकिन वो इतना जीत नहीं पा रहे थे कि वो जो ग्रीक्स अपने जहाज लेकर आए हैं वो अपने वापस अपने शहरों तक जा सके। इसी वजह से जंग जारी रही और होते होते 10 साल गुजर गए। Every day the Trojans came out of their gates and the Greeks came out of their tents and ships and the fighting went on। है ना, रोजाना ट्रोजन्स जो गेट के अंदर चले जाते थे, गेट खुलता, वहां से कुछ सिपाही बाहर आते, और ग्रीक्स चूंकि वो लोग बाहर से आए हैं तो उन्होंने अपने टेंट्स बना लिए हुए हैं, टेंट्स यानी खीमे बनाए हुए हैं। तो वहां से वो लोग निकलते और फिर दोनों तरफ से मुकाबला शुरू होता, और इस तरह से फाइटिंग रोजाना होती रही, द फाइटिंग जारी रही। Sometimes there were great battles between the two armies. Sometimes there were single fights between two great heroes. Sometimes the Trojan had the better of it, and sometimes Greeks, but still the fighting went on। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, इस वजह से कि रोजाना लड़ाई में कभी कभी छोटी छोटी मुठभेड़ हुआ करती थी, यानी कुछ ग्रुप की शक्ल में झगड़े होना शुरू कर देते थे। कभी कभी सिंगल सिंगल की फाइट हो रही थी, जिसमें दोनों तरफ से अलग अलग जो हीरोज थे उनके फौज के, वो मुकाबले में हिस्सा लिया करते थे। और इसी बुनियाद पर कभी ट्रोजन्स जो है उनका पल्ला भारी रहता था और कभी ग्रीक्स का, और इस तरह जंग जो है वो लगातार थी। Great heroes on both sides were killed in the course of the war. After leading the defense of his city for 9 years, the brave Hector was at last killed by Achilles, whom none could resist। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब कुछ नाम आ रहे हैं। हेक्टर, हेक्टर जो ट्रॉय का रहने वाला था, उस हेक्टर ने 9 साल तक अपने मुल्क का जो डिफेंस कर रहा था, पूरी फौज को वो लीड करता था और वो लड़ाई में हिस्सा ले रहा था। लेकिन 9 साल के बाद, 9 साल तक लगातार अपनी शहर की हिफाजत करते हुए आखिर वो मारा गया। किसने उसे मारा? तो एक्लिस ने उसे मारा। और उसके बारे में मशहूर था कि नन कुड रेजिस्ट, कोई भी शख्स एक्लिस के सामने नहीं टिक सकता, है ना। रेजिस्ट यानी अपने आप को बचा से बचा नहीं बच नहीं सकता था। लेकिन आगे क्या हुआ? बट एक्लिस हिमसेल्फ वाज किल्ड लेटर ऑन बाय अ पॉइजनड एरो that entered his heel, the only part of his body where he could be wounded।
ठीक है। एक्लिस जो था वो इतना एक्सपर्ट और माहिर था कि उसे कोई मार नहीं सकता था, लेकिन लास्ट में एक पॉइजन्ड एरो उसके पैर में लगा और उस जहरीले तीर के लगने की वजह से वो भी मर गया। और वो तीर उसे कहां पर लगा? एंटर्ड हिज हील, उसके पैर की एड़ियों में लगा। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड, कि वही एक ऐसी जगह थी जहां पर उसको जख्म लग सकता था, वरना वो पूरी तरह से अपने आप को कवर किए हुए रहता था, उसे कहीं और चोट नहीं आ सकती थी। स्टिल लेटर, उसके बाद, पेरिस हिमसेल्फ वाज किल्ड also by a poisoned arrow, है ना। पेरिस जो प्रिंस है ट्रॉय का, वो भी इस जंग में मारा गया और उसकी भी मौत पॉइजन्ड एरो की वजह से ना। पॉइजन्ड एरो क्या होता है कि जो तीर होते हैं उसको जहरीले जहर में भिगोकर वो अपने दुश्मन पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से दो चीजें होती है। एक तो दुश्मन जख्मी होगा, उससे खून, उसके जिस्म से खून बहेगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। अगर जख्मी वो मतलब उसकी वजह से ना भी मरा हो तो तीर लगने की वजह से उसके जिस्म में जहर चला जाएगा और इस तरह वो मर जाएगा। तो ये जंग के तरीके थे जहां पर इस तरह से पॉइजन्ड एरोस का यूज किया जा रहा था। Was also killed. The Trojans were tired of being shut up in their city and the Greeks were longing to see their homes again. But still the fighting went on. ना देखिए, अब 10 साल से जंग हो रही है तो ट्रोजन्स, जिनकी आदत क्या थी कि वो गेट खुले होते थे तो वो लोग सी शोर पर आते थे, समुंदर के किनारे आते, वहां पर अपना वक्त गुजारते और फिर वापस जब उनका मन हो जाता तो अंदर चले जाते। इसी तरह जो ग्रीक्स है, जो अपने मुल्क से दूर यहाँ पर जंग लड़ने के लिए आए हुए हैं और 10 सालों से वो यहाँ पर जंग कर रहे हैं, तो देवर लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है ख्वाहिश होना, है ना। उनके अंदर भी अब ये ख्वाहिश हो रही थी टू सी देयर होम्स अगेन, कि वो लोग वापस अपने घर को चले जाए, क्योंकि 10 सालों से वो अपने घरों से निकले हुए हैं और यहाँ पर जंग चल रही है तो वो भी वापस। दोनों ही तरफ के लोग जंग से उकता गए थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पार्ट वन है वो खत्म होता है। पार्ट वन के साथ ही कुछ क्वेश्चंस है जिसे हमने यहाँ पर मार्जिन क्वेश्चंस के तौर पर लिया हुआ है। उसके आंसर से भी हमने आपके सामने पेश किए हुए हैं। आप इन आंसर्स को देखिए, ये बतौर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। आपको अपने वर्ड्स में भी इस तरह से आंसर्स लिखते हुए आने चाहिए, है ना। जो क्वेश्चंस हमारी बुक में हैं उन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह से हो सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप रीड कीजिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर में ये आंसर्स कहाँ पर है ना। जैसे देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसके लोकेशन के बारे में, तो उसका लोकेशन जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ था उसमें किस तरह से वहाँ पर एक तरफ समुंदर है, फिर पहाड़ है, नदियाँ हैं वगैरह, और किस तरह वहाँ पर तिजारत और ज़राअत दोनों तरीके से, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, फिर वहाँ के एनिमल्स के बारे में जो बातें हैं, तो ये सब मिलकर वो एक प्रॉस्पेरस सिटी किस तरह से होता है, ये हमारा आंसर होता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ 10 ईयर ओल्ड वॉर बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रोजन, ना। जंग की शुरुआत क्यों हुई थी? तो शुरुआत क्यों हुई थी, हमने स्टोरी में अभी देखा, जो प्रिंस पेरिस है उसने हेलन को परसुएड किया था। परसुएड का मतलब होता है अपनी बातों से किसी को बहका लेना ना। तो उसने अपनी बातों से बहकाकर उसको अपने साथ इलोप कर लिया था। इलोप का मतलब होता है किसी के साथ फरार हो जाना। तो इसी वजह से ग्रीक्स जो है वो रिवेंज लेना चाहते थे और इस तरह उन्होंने सिटी ऑफ ट्रॉय पर हमला बोल दिया और वहां से जंग की शुरुआत हुई। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा इस पर से और बहुत से ग्रामर क्वेश्चन भी बन सकते हैं।
इसके अलावा लैंग्वेज स्टडी में भी कुछ पार्ट्स दिया हुआ है जहाँ पर हमें जीरण का क्वेश्चन हमें बुक में समझाया गया है। तो आप अपने बुक में से उन क्वेश्चंस को देखिए और अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कीजिए। चूँकि हमने पहले ही बताया ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। यहाँ पर पार्ट 1 जो हमारे चैप्टर का है वो ख़त्म होता है। जल्द ही इसके बाद की वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर आप ये वीडियो आप बीएमसी जो उर्दू स्टैंडर्ड 9 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए।